हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का जो पेपर आप लोगों का हुआ है 22 दिसंबर को। उसमें आप सभी का जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर हुआ है, जिसमें कि सभी 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी 150 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में ऑफिशियल जो आंसर की जारी किया गया है आयोग के द्वारा, उस ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सारा आंसर की देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक बार उन लोगों के लिए बता देते हैं जो लोग पहली बार इस बार पीसीएस का पेपर देने के लिए गए थे। दोस्तों, हमारे पास जो पेपर है वो आपका 2024 का पेपर है। और यहाँ पे पेपर का कोड लिखा हुआ है। ये विषय सामान्य अध्ययन पेपर 1 है। ये आपका प्रश्न पुस्तिका बार कोड है। उन लोगों के लिए है जो पहली बार पीसीएस के पेपर दिए हैं, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ। पूर्णांक 200 नंबर का पेपर हुआ था ये, जिसमें कि 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना अंकों में रोल नंबर भरना है, फिर यहाँ शब्दों में, और यहाँ पे जो आपके क्लास टीचर हैं उनका साइन होगा। कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पे दिए गए थे, यानी कि निर्देश दिया गया था। सभी प्रश्नों के उत्तर समान हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको 150 प्रश्न करना है। 4 वैकल्पिक आंसर दिए हैं, यानी कि ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर था। और इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो है वो आपका बाइलिंगुअल था, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न दिया गया था। उसके अलावा दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट कि 1/3 यानी कि 1/3 का माइनस मार्किंग होता है पीसीएस के पेपर में। आप सभी को जानकारी होगा ही। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार पेपर देने के लिए गए थे। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने पॉइंट पर। दोस्तों, पेपर जो हुआ था वो कैसे हुआ था और क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हालांकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपका सेम क्वेश्चन इंग्लिश भाषा में है। जो लोग अंग्रेजी भाषा में प्रश्न को हल करना चाहते हैं वो आपका लेफ्ट साइड के क्वेश्चन को हल करेंगे, और जो लोग हिंदी भाषा में क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं वो हिंदी भाषा में हल करेंगे। तो दोस्तों हम लोग हिंदी भाषा में क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपका रघुनाथ राव, राघोबा, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन को बहुत लंबा अगर पढ़ा जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि यह आंसर की का वीडियो है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को उतना ही पढ़ेंगे और जिसका आंसर की हमको बस देखना है। तो यहाँ दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका बालाजी विश्वनाथ आएंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएंगे बालाजी बाजीराव, थर्ड नंबर पे आएंगे आपके नारायण राव, और फोर्थ नंबर पे आएंगे आपका रघुनाथ राव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा इस पहले नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। दूसरा, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा आपका इस प्राचीन व्यापार के संबंध में। आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों क्वेश्चन दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। नीचे दिए गए सही कूट में से आपको उत्तर चुना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका हेमंत सेन आएंगे, उसके बाद से सेकंड नंबर पे विजय सेन, उसके बाद थर्ड नंबर पे बल्लाल सेन, और सबसे लास्ट में आएंगे आपके लक्ष्मण सेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न में करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। सेकंड है कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कथन सही होगा वो केवल एक सही होगा, केवल एक, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो केवल आपका एक सही होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान देंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ दोस्तों आपका अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस राज्य में सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद से घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे 3 1 4 2 3 1 4 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद से बिहार, बिहार के बाद से आपका जो है पश्चिम बंगाल, और सबसे आखिरी में आपका आंध्र प्रदेश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उस सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपको सूची 2 है। तो यहाँ दोस्तों अगर इसका सही मिलान देखा जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका ए का तीसरा हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। बी का पहला हो जाएगा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सी का हो जाएगा चौथा विश्व निवेश रिपोर्ट आपका हो जाएगा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और
डी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक आपको सही कालक्रम के हिसाब से इसको बताना है। तो यहाँ 7 नंबर के प्रश्न में अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका 3, 2, 1, 4। सबसे पहले आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना आएगा, उसके बाद से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और लास्ट में आपका आएगा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित सूचियां 1 और 2 अर्थशास्त्रियों लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, सूचियों के नाम दिए गए कूट प्रयोग का उत्तर चुनना। तो आप अर्थशास्त्री और लेखक और पुस्तक किस लेखक का कौन सा पुस्तक है तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिडल जो है ये आपका इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडरवर्ल्ड रीजन्स हो जाएगा, यानी कि ये जो मिलान है बिल्कुल सही हुआ है, इसमें कहीं कुछ मिलान करना ही नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है यहाँ पे, यानी कि कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से वहाँ पे सेम आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपका जीवमंडल रिजर्व है और सूची 2 में आपका राज्य है, कौन सा जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में पड़ता है ये आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ए का दूसरा हो जाएगा सिमलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। बी का चौथा हो जाएगा नोकरेक जो है वो आपका मेघालय में हो जाएगा। सी का हो जाएगा पहला अगस्त मलाई जो है ये आपका हो जाएगा केरल में, और डी का हो जाएगा तीसरा ये हो जाएगा आपका मानस जो है वो आपका असम में। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि वैज्ञानिक जांच व्यावहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। सेकंड है कि विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब इसमें सही कूट का उपयोग करके आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोनों कथन ए और 2 सही हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो यहाँ उच्च से निम्न की बात की जा रही है, सबसे ऊपर से लेकर के नीचे क्रम में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे पहले पादप जगत आएगा, उसके बाद संघ आएगा, उसके बाद वर्ग और लास्ट में आपका गण आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 13वां प्रश्न है जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कह कर दिया। दूसरा है कि इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों जो कथन है ये बिल्कुल सही है जस्टिस पार्टी के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न है वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। सेकंड है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो यहाँ पे आपका पहला जो विकल्प है ये गलत है, सेकंड विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ काल के क्रम के अनुसार देखेंगे यानी कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो काल क्रम के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये ऑटोमेटिक सीरियल क्रम में रखा हुआ है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद से नेशनल इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद से इंडियन सोसाइटी और लास्ट में आपका इंडियन एसोसिएशन। तो 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक जो गतिविधि हुई है, तो यहाँ आपका सबसे पहले आपका ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन हुआ, उसके बाद से अंतरिम सरकार का गठन, उसके बाद से कैबिनेट मिशन की घोषणा और लास्ट में आपका शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 4, 3, 2, 1 जो क्रम है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न पूछा गया है कि सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि यह बंबई के एक पारसी सुधारक
बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। सेकंड है कि इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल एक जो विकल्प है ये करेक्ट होगा, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के बारे में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 18 18वां प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। कारण कह रहा है कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कथन सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 19 19वां प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ दोस्तों आपका ये हुआ था हिंद महासागर के तापमान में 2% की वृद्धि की वजह से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर अगला प्रश्न है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करिए। पहला है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। दूसरा है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है वो अशोक के बारे में बिल्कुल सही विचार दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाने का जो है वो जानकारी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाने का निर्देश नहीं है, नियम नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ही जो कथन है वो आपका सही सुमेलित नहीं हुआ है। 22वां प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। बिल्कुल सही बात है, भारत के संविधान के बारे में आपका दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, अर्थात ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर बी सही होगा, 1 और 2 लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 24वां प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। पहला है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना। ऐसे इसी प्रकार से आपका दूसरा और तीसरा विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे कूट में से सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 तीनों में से कोई भी विकल्प जो है भारत के निर्वाचन आयुक्त के बारे में बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे अगला 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं हुआ, यानी कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो दोस्तों सही जो सुमेलित नहीं हुआ है वो है आपका संथानम समिति जो है वो पंचायती राज वित्त से संबंधित नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है। जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी, प्रवास स्थापन प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 27 27वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, कारण आर कह रहा है कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 28 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित हुआ है। तो यहाँ पे पाइक्नोक्लाइन जो है ये सागरी जल घनत्व है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 29 29वां प्रश्न है, इसमें आपको सही मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए का हो जाएगा तीसरा, पौधारोपणशाला जो है वो आपका सीयू सावर में। बी का चौथा हो जाएगा क्रायोफाइट स्टेपी जो है वो आपका आर्कटिक टुंड्रा में। सी का दूसरा हो जाएगा विश्व के पुष्पी क्षेत्र जो है ये आपका एडोल्फ एंगलर में। और पुष्प जता घास मैदान जो है आपका ये हंगरी में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ है। तो सही सुमेलित नहीं हुआ है आपका मूरी जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम जो फैक्ट्री है ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ, यानी कि कौन सा गलत है। तो पीन वैली जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, यही आपका जो है यहाँ पे सुमेलित सही से नहीं हुआ है। तो ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, यानी कि कथन और कारण दिया गया है। अभी कथन ए कह रहा है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। कारण है कि भारतीय टेक्टोटोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो यहाँ दोस्तों आपका जो कथन और कारण को देख करके जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 33वां प्रश्न है, वही सेम आपको मिलान करने वाली चीज़ें हैं। कौन सा कोयला भंडार किस राज्य में है वही आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि आपका ए का चौथा हूतर जो है वो आपका झारखंड में है। बी का हो जाएगा तीसरा इब नदी जो है आपका उड़ीसा में है। सी का हो जाएगा आपका दूसरा यानी कि तातापानी जो है आपका छत्तीसगढ़ में और उमरिया जो है आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 34वां प्रश्न है, वही मिलान करना है आपको। नहरें कौन सी नहरें और कौन सी नदियाँ। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट होगा। ए का चौथा हो जाएगा ऊपरी बारी दोआब नहर जो है आपका रावी नदी का है। बी का पहला हो जाएगा सरहिंद नहर जो सतलुज में है। सी का हो जाएगा आपका दूसरा गुड़गांव नहर जो है आपका यमुना। और डी का हो जाएगा तीसरा इंदिरा गांधी नहर जो है आपका सतलुज रावी और ब्यास पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ है, यानी कि कौन सा गलत मिलान हुआ है। तो चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% नहीं है, यही जो है आपका मिलान बिल्कुल सही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। सेकंड, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही बात है, कपास के बारे में कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अभी कथन ए कह रहा है कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण आर दे रहा है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन और कारण तो सही है, लेकिन कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 38वां प्रश्न है, सूची 1 में शहर का नाम और सूची 2 में योजनाएं बनाए जाने की अवधि, यानी कि कौन सा शहर जो है किस अवधि में बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा आपका चौथा कांचीपुरम जो है वो प्राचीन काल में। बी का तीसरा जैसलमेर जो है वो आपका मध्यकाल में। सी का दूसरा हो जाएगा कोड़ाई कनाल जो है वो आपका औपनिवेशिक काल में। और भिलाई जो है वो आपका स्वतंत्रतायोत्तर काल में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि वही सेम मिलान करना है। सूची 1 में प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है और सूची 2 में आपके स्थान और क्षेत्र नहीं, कौन सा तूफान जो है वो किस क्षेत्र से आता है। तो यहाँ सेम आपका ऑप्शन नंबर सी जो विकल्प है वो आपका सही होगा। ए का तीसरा हो जाएगा आम्र वर्षा जो है आपका तटीय कर्नाटक क्षेत्र में। बी का दूसरा फूलों वाली जो बौछार है ये आपका केरल में। और सी का हो जाएगा आपका चौथा काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। और लू जो है ये आपका हो जाएगा पंजाब से बिहार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 40वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो खार्तून जो है इथोपिया यही आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि खार्तून जो राजधानी है ये इथोपिया की राजधानी नहीं है, यही आपका गलत मिलान हुआ है, यानी कि सही सुमेलित नहीं हुआ था। आगे 41वां प्रश्न है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है।
तो यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन नंबर 42 42वां प्रश्न है, सूची 1 दर्रा और सूची 2 समुद्र तल से ऊंचाई। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ए का पहला देवसा जो है 5360 मीटर, बी का तीसरा हो जाएगा रोहतांग जो है वो आपका 3978 मीटर, सी का दूसरा हो जाएगा बारालाचा आपका 4850 मीटर, और डी का हो जाएगा आपका चौथा बनिहाल जो है ये आपका 2832 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दो कथन है। अभी कथन ए कह रहा है कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। कारण कह रहा है कि जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो हाँ, कथन और कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 44 44वां प्रश्न है, सूची 1 में निबंधकार हैं और सूची 2 में निबंध है। कौन सा निबंध किस निबंधकार के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ आपका देवड़ भट्ट जो है ये आपका स्मृति चंद्रिका हो जाएगा, हेमाद्री का हो जाएगा आपका चतुर्भुज चिंतामणि, और सी का हो जाएगा आपका माधवाचार्य पराशर माधव, और डी का हो जाएगा बल्लाल सेन का हो जाएगा दान सागर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही मिलान सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45 45वां प्रश्न है, अभिकथन ए भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। कारण दे रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल इसीलिए हुआ कि उत्तर भारत में उस समय राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 46 46वां प्रश्न है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। सेकंड है, ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। तो यहाँ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 46 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल एक, भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में आपका ऑप्शन नंबर सी केवल एक कथन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 47 47वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है? पहला है, क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। दूसरा, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। तो यहाँ दोस्तों केवल दो जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस के बारे में, उसके IPCC के बारे में, ऊर्जा कटौती के बारे में, केवल दो, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अनाज उपज का मतलब होता है काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी केवल एक जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो सही है, यह घट गई है, ये आपका सही है, और एक आपका गलत है क्योंकि यह स्थिर रही है, ऐसा नहीं है। तो आपका ये जो विकल्प है ये आपका यहाँ पे दो सही है और एक गलत है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 50वां प्रश्न है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार या प्रकाशित करता है? तो ये करता है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI, और दूसरा करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 जो विकल्प है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 51 नंबर पे अगला प्रश्न है कि आपका अभिकथन एक है कि सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। कारण दे रहा है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ एक कथन जो है वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन कारण जो है वो आपका गलत होगा, इसलिए आपका ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे 1-4 सबसे पहले विश्व विरासत दिवस आएगा, उसके बाद से आपका सेकंड नंबर पे आएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, उसके बाद से आपका थर्ड नंबर पे आएगा विश्व थायराइड दिवस, और लास्ट में आपका सबसे आएगा चौथे नंबर पे विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 53
53 नंबर पर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सूची 1 में व्यक्ति हैं और सूची 2 में उनके कारण हैं, कौन सा जो है किसके कारण हुआ था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए का हो जाएगा तीसरा, गोपी थोटाकुरा जो है वो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। बी का पहला हो जाएगा दीपा कर्माकर जो है वो आपका एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। सी का दूसरा हो जाएगा आरोह बड़जात्या जो है ये आपके भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कितिवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया था। और डी का चौथा हो जाएगा देव पटेल जो है वो ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे मिलान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। अभिकथन एक करें कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। कारण दे रहा है कि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बिल्कुल सही बात है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कथन जो है वो कारण के साथ बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पे अगला प्रश्न है कि R21 मैट्रिक्स MTM क्या है। तो ये क्या है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक मलेरिया के खिलाफ टीका है, जो कि मलेरिया के खिलाफ टीका लोगों को लगाया जाता है। 56 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है अनसुईया सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे अगला 57 नंबर पर अगला प्रश्न है, रुद्र AM सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों कथन आपके गलत हैं, क्योंकि न तो 1 और न ही 2, ये दोनों कथन जो है गलत हो जाएंगे रुद्र AM सेकंड मिसाइल के बारे में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर पर अगला प्रश्न है, सूची 1 में नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख हैं और सेकंड में आपका उसके कौन से देश है। तो यहाँ पे आपका ए का तीसरा हो जाएगा गीतानाथ नौसेदा जो है ये लिथुआनिया देश के हैं, नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख हैं। बी का दूसरा हो जाएगा लुआंग कुआंग जो है ये आपके वियतनाम के। सी का पहला हो जाएगा हल्ला टाम्सडाटिर जो है वो आइसलैंड के। और जोस राउल मुलिनो जो है ये आपके पनामा के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो मिलान है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत मिलान हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म जो है यही मिलान आपका जो है वो आपका इन युग्मों में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है, अभिकथन ए करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण कह रहा है कि जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ दोस्तों आपका ए जो कथन है वो आपका गलत है, परंतु इसका कारण जो है वो आपका आर ये सही दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर आपका सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर अगला प्रश्न है, सूची 1 में देश है और सूची 2 में पर्वत है, कौन से देश में कौन सा पर्वत है ये आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा स्पेन फ्रांस जो है वो आपका पिरिनेज जो पर्वत है आपका स्पेन फ्रांस में है। बी का पहला स्विट्जरलैंड में दोस्तों आल्पस पर्वत जो है आपका स्विट्जरलैंड में है। बाल्कन जो पर्वत है ये आपका बुल्गारिया में है और इटली में है आपका एपेनाइन पर्वत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं। तो भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर को हम स्थलीय निवासी कहते हैं। अगला है वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, इसको हम बोलते हैं पिवटल जोड़। अगला है इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है, तो रोगाणु है। अगला है दूध इनमें से किसका उदाहरण है, दूध इसमें से आपका इमल्सन का उदाहरण है। आगे
क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो NaHCO3 ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। अगला है 67 CPR से क्या मतलब है, CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 68 कह रहा है कि वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी शिला, ऑप्शन नंबर ए। 69 कह रहा है कि मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है किससे संबंधित होता है, तो मधुमेह जो डायबिटीज होता है जिसको हम शुगर कहते हैं, ये आपका अग्न्याशय से संबंधित होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 70 नंबर पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या था, तो ये था आपका SARS-CoV-2, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर पर अगला प्रश्न है, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधा दूरी v2 गति से पूरा करती है, पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी, तो इसको जब हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है 72 नंबर पे कि रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ए बांध की लंबाई जो है वो 825.8 मीटर जो है ये आपका सही मिलान नहीं हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे 73 क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करिए। पहला है USA, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। सेकंड है कि उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही बात है, आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के बारे में 1 और 2 दोनों विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 74 74 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 में स्थान और सूची 2 में नदियों का संगम, यानी कि किस जगह पे कौन से नदियों का संगम होता है, मिलान होता है, तो दोस्तों एक का दूसरा देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है ये देवप्रयाग में जाके मिलती है। बी का चौथा हो जाएगा रुद्रप्रयाग में दोस्तों आपका अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। सी का पहला हो जाएगा कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदियाँ मिलती हैं, और डी का तीसरा हो जाएगा टिहरी में दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी जो है वो मिलती है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करिए। पहला है कि पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। दूसरा है कि पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो पश्चिमी यूरोप की जलवायु के बारे में बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 76 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका सेकंड आएगा, यानी कि पांटिक, उसके बाद से आपका चौथा आएगा जाग्रोस, उसके बाद से आपका हिंदू कुश और लास्ट में आपका काराकोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही मिलान होगा। 77 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ है, तो दोस्तों जो मेकांग नदी है ये दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती है, यही आपका मिलान जो है बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि इसमें सुमेलित सही नहीं, यानी कौन सा कथन जो है गलत है वो आपका पूछा गया, तो ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 78 और 78 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों देश और तेल क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ है, तो कुवैत में जो है यानी कासगंज जो तेल क्षेत्र है ये कुवैत में नहीं है, यही आपका सही मिलान नहीं हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 79 कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करिए। पहला है कि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। दूसरा है शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों विकल्प सही है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में, इसलिए आपका ऑप्शन में डी 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 नंबर पर अगला प्रश्न आपका है, अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोध के ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था। दूसरा यह ऑपरेशन BSF एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। तो केवल 2 जो है यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यह ऑपरेशन BSF एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा
किया गया था माओवादी विरोध ऑपरेशन 2024 में अप्रैल में। आगे 81 नंबर पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 81, इसरो द्वारा विकसित PRAVAHA यानी कि प्रावाचा सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। दूसरा, अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ बिल्कुल सही है, इसरो के द्वारा जो प्रावाहा सॉफ्टवेयर जो है ये आपका 1 और 2 दोनों कथन जो है इसके बारे में बिल्कुल सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन में डी 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन नंबर 82, अभिकथन ए कह रहा है कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की थी। कारण दे रहा है कि मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर था। तो इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है कि यानी कि आपका ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर अगला प्रश्न है, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। दूसरा, इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर केवल पहला सही होगा, यानी कि आपका केवल सी, केवल एक, इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मैट्स के संदर्भ में में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। दूसरा, इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। तो यहाँ दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों विकल्प आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर अगला प्रश्न है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। दूसरा है कि भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया है। तो इसमें आपका केवल 2, यानी कि आपका पहला जो है आपका ये जो कथन है ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर अगला प्रश्न है कि पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। दूसरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है। बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका ये सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा, यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल 2 जो है ये आपका कथन जो है नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन 2024 के बारे में सही होगा, यानी कि यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर अगला प्रश्न है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल एक, यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी केवल एक जो है वो कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए। दूसरा, ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही कथन है, 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, अर्थात 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 90 नंबर पर आपका अगला प्रश्न है, FLY 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। दूसरा, इसकी पहली उड़ान 18 मार्च जो है 24 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, 91 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है। सूची 1 में योजनाओं का नाम दिया गया है और सूची 2 में आरंभिक तिथि, यानी कि कौन सी योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी, ये आपको मिलान करना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपका 2016 में चालू किया गया नवंबर में। बी का तीसरा हो जाएगा जल जीवन मिशन, जो है आपका 23 अगस्त 2019 को। स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है ये हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2014 को। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में जारी किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 92 का है कि मानव विकास सूचकांक HDI में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 आय स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन अवधि या आयु, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे केवल 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ दोस्तों अगर सही बात देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ये खुद ही एकदम सही टाइमली मतलब मिलान हुआ, ऑटोमेटिक काल क्रमानुसार दिया गया है। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन है, उसके बाद से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके बाद से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, और लास्ट में आपका प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना है। तो आपका सी 1, 2, 3, 4 मिलान जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे 94 कह रहा है कि माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या डैश डैश प्रगति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति डैश डैश प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प क्या होगा। तो माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है और कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है मेरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई थी। तो यहाँ पे पहला है आपका खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना, दूसरा ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, तीसरा है ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। तो यहाँ पे केवल 3 जो विकल्प है, ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पे अगला प्रश्न है, सूची 1 में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिया गया है और सूची 2 में हिताधिकारी लाभार्थी का योगदान दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यानी कि ये हो जाएगा आपका 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये प्रति माह। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो है 436 रुपये प्रतिवर्ष है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो है वो आपका 20 रुपये प्रतिवर्ष है। और अटल पेंशन योजना जो है ये आपका आपके इच्छा के अनुसार है, मतलब कि आपके इच्छा के अनुसार होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर अगला प्रश्न है कि अभिकथन ए कह रहा है कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण दे रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास के पर्याप्त माप नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है वो कारण की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं। तो यहाँ पे शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना और स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, ऑप्शन आपका ए 1 और 2 दोनों विकल्प आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो गारंटी नहीं दिया गया है संपत्ति रखने का, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, ये जो है आपका वो नहीं दिया गया अनुच्छेद 19 में। 100 नंबर पर अगला प्रश्न है कि आपका कथन दे रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। कारण यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे ये जो कथन है ये आपका गलत है और कारण जो दे रहा है ये आपका कारण ये आपका सही है। तो ऑप्शन में बी आपका यहाँ पे ये गलत है किंतु आर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 101 निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका किसी राज्य का नाम राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ बदलना ऐसा नहीं है, ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 102 नंबर पे अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की संचित निधि जो है ये आपका अनुच्छेद 266 में है। वित्त आयोग जो है ये आपका अनुच्छेद 280 में है। और वित्तीय आपातकाल जो है ये आपका है अनुच्छेद 360 में। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं ये हैं आपके अनुच्छेद 148 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा। 103 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस दिया गया है। तो माउस और कीबोर्ड और स्कैनर ये क्या है, माउस कीबोर्ड स्कैनर ये आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनको इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। 105 का कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है। रोम रीड ओनली मेमोरी जो है आपका ये अपरिवर्तनशील रहता है। 106 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध दर्शा रहा है। तो फ़ारेनहाइट का आपका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 107 107 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, ये आपका कथन जो है आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 108 नंबर पर अगला प्रश्न है, अभिकथन ए कह रहा है कि CO2 SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। कारण दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। तो यहाँ बिल्कुल सही है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केवल कथन एक सही है कि इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 110 कह रहा है कि FWD 200B के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है और दूसरा इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 111 कह रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका यह FTA के लिए अपनी तरह की पहल है। दूसरा, बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया। 1 और 2 दोनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 112 112 क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि सूची 1 में संयुक्त अभ्यास और सूची 2 में तिथियाँ, यानी कौन सा संयुक्त अभ्यास किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान जो ये 15 से 28 अप्रैल तक हुआ था, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको हम डस्टलिक बोलते हैं। बी का हो जाएगा दूसरा भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शक्ति जो हुआ था ये आपका मई 13 से 26 मई तक 2024 में हुआ था। सी का हो जाएगा आपका चौथा भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ जो है आपका ये हुआ था 18 मार्च से 25 मार्च 2024 तक। और मिलन 2024 जो हुआ है डी का हो जाएगा आपका पहला, यानी कि फरवरी 19 से लेकर 27 फरवरी तक। नेक्स्ट आगे 113 113 कह रहा है कि सक्सगाम घाटी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। तो डी कथन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है सक्सगाम घाटी के बारे में सही हो जाएगा। आगे 114 114 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में की गई निम्नलिखित योजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करिए। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण
स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये जो खुद ही जो चारों कार्यक्रम है ये अपने आप जो है बिल्कुल सही कार्यक्रम मतलब सही लाइन में दिया गया है, सही कालक्रमानुसार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 115 कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, कथन बिल्कुल सही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये कथन आपका सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 116 कह रहा है कि अभिकथन ए, राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे हम नम्य विनिमय दर कहते हैं। कारण कह रहा है कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। इसमें दोस्तों आपका 116 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक यानी कि कथन जो है वो सही है लेकिन कारण जो है आपका गलत है। 117 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार करिए। तो यहाँ पे आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, यह तीनों जो घटनाएं हैं ये भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। तो 1 2 और 3 तीनों कथन सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 118 कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। दूसरा, इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 1 और 2 दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 119 कह रहा है अभिकथन ए, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। कारण दे रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सी कथन सी से हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है वो कारण की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 120 120 में अगला प्रश्न है कि कौन से देश जो है वो किस में कौन सी रैंक है उसकी। तो रैंक के हिसाब से अगर देखेंगे तो ए का हो जाएगा दूसरा, मैक्सिको का 2nd नंबर है, चीन का 3rd नंबर है, अब भारत का जो है ये 1st रैंक है और डी का जो है आपका 4था, फिलीपींस जो है आपका 4थे नंबर पे है। ये किस में है। तो ये 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम रैंक के अनुसार दर्शाया गया है, उसमें जो है वो आपका ये मिलान आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 121 121 है। सूची 1 में आपका दिया गया है राज्य और सूची 2 में उनके कौन से जो है 2019 से 2023 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम है। सबसे ज़्यादा जो है ये आपका कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र जो है आपका 2nd नंबर पे है, ए का दूसरा, बी का पहला उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, सी का तीसरा है तमिलनाडु तृतीय पे और कर्नाटक जो है वो आपका 4थे नंबर पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 122 क्वेश्चन नंबर 122 122 में अगला प्रश्न है कि अभिकथन ए कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। कारण दे रहा है कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि ICT आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है और ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। 2 और 3 जो विकल्प है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 124 124 में अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत यानी किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये आपका संविधान से, संसदीय कानून से, कार्यकारी नियम और आदेश से और परंपराएं से। 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 125 कह रहा है कि संवैधानिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद, कौन से निकाय में कौन सा अनुच्छेद है इसका मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सही मिलान हुआ है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 126 कह रहा है कि निम्नलिखित के सही काल क्रमानुसार की पहचान करिए। तो यहाँ पे आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य,
1 2 3 4 आपका बिल्कुल चारों जो विकल्प है, मतलब कि ये और सारा जो है क्रम अपने आप सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 127 कह रहा है कि संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान करिए। कौन सा संशोधन किस वर्ष में संशोधित हुआ था? तो यहाँ पे ए का तीसरा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपका हुआ था 1976 में। बी का पहला हो जाएगा 52वां संशोधन जो आपका 1985 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन जो है ये आपका हुआ था 2002 में। सी का चौथा है। और डी जो है आपका 96वां संविधान संशोधन हुआ है आपका 2011 में। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मिलान है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है इसमें। तो दोस्तों यहाँ सही मिलान जो हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा सहकारी संघवाद जो है आपका ग्रेनविल ऑस्टिन। बी का तीसरा हो जाएगा सौदेबाजी संघवाद जो है मॉरिस जोन्स। सी का हो जाएगा पहला आपका अर्थ संघवाद जो है आपका केसी वेहर। और डी का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद जो है आपका आइवर जेनिक्स। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 129 कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो न्याय पंचायत इसमें कहीं नहीं आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर पर अगला प्रश्न है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा। उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो यहाँ पे आपका 1 3 4 ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 131 131 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। दूसरा है कि समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है ये आपके गलत हो जाएंगे, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन जो है आपके गलत हैं, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 132 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित घटना पर विचार करिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। सबसे पहले आपका शेख मुबारक की मृत्यु आएगी, उसके बाद से फैजी की मृत्यु सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपके आएंगे अबुल फजल की हत्या और सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों आपका दनियाल की मृत्यु। तो यहाँ पे आपका 2 3 1 4 जो है आपका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 133 133 नंबर पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटना पर विचार करिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र। नंबर 2 पर आएगा रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। नंबर 3 पर आपका आएगा लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। और नंबर 4 पर आएगा आपका क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि सूची 1 में पुस्तक दी गई है और सूची 2 में आपके लेखक, यानी कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा हिंदू पॉलिटी जो है आपका केपी जायसवाल के द्वारा। बी का दूसरा द वंडर दैट वाज इंडिया ये A.L. बाशम के द्वारा। सी का पहला हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये आपका जो है D.D. कोशाम्बी की तरह लिखा गया है। और डी का चौथा हो जाएगा द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आगे 135 कह रहा है कि अभिकथन ए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। कारण कह रहा है कि उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो यहाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण जो है वो कथन जो है वो कारण की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 136 136 में अगला प्रश्न है कि विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, वे लाहौर कॉलेज और लाहौर के प्राचार्य थे, ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही जो इसमें कथन में आपको गलत है लेकिन सही नहीं है। 137 कह रहा है कि निम्नलिखित घटना पर विचार करिए और इन्हें प्रारंभ में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। सबसे पहले आपका नाना फडणवीस की हत्या होगी नंबर 1 पोजीशन पे।
उसके बाद से दोस्तों आपका सेकंड नंबर पे होगा आपका बेलेजली को वापस बुलाना। उसके बाद से तीसरे नंबर पे होगा आपका वेल्लोर विद्रोह और चौथे नंबर पर होगा आपका एंग्लो नेपाली युद्ध। तो आपका 2, 3, 1, 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 138 138 सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में नेतृत्व करता, यानी कौन से विद्रोह का कौन व्यक्ति नेतृत्व किया है, इसका मिलान करना है। तो पाइका विद्रोह जगबंधु विद्याधर महापात्र के द्वारा किया गया था। बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज के द्वारा किया गया था। मालाबार विद्रोह एडाचना कुंगन के द्वारा किया गया था। और सिलहट विद्रोह राधा राम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मिलान जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 139 139 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिवसों पर विचार करिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस आएगा, उसके बाद से आएगा आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, उसके बाद से आपका आएगा विश्व एथलेटिक्स दिवस और सबसे लास्ट में आएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 2, 1, 3, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 140 140 में अगला प्रश्न है, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, कौन सा पुरस्कार किसको मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे ए का तीसरा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 डॉक्टर सुब्बा राव पुलूरी को मिला है। बी का दूसरा है आपका विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ममताजी सागर को मिला है। सी का पहला हो जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है ये आपका अमिताभ बच्चन को मिला है। और डी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 141 में अगला प्रश्न है, विटामिन और रोग, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बीमारी होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो यहाँ पे आपका 2, 1, 4, 3 जो विकल्प है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 142 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। सेकंड है कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के बारे में ये दोनों कथन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे न तो एक होगा सही और न ही 2 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 143 कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या शामिल है। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में समानों में मिलावट और उत्तराधिकार ये दोनों शामिल है, 2 और 3, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 144 144 नंबर पर अगला प्रश्न है, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, बिल्कुल सही बात है। और वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, ये भी कथन सही है। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 जो कथन है ये आपका फातिमा बीबी के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 145 145 कह रहा है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। सेकंड है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों विकल्प सही हो जाएंगे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे 1 और 2 दोनों विकल्प आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 146 146 नंबर पर अगला क्वेश्चन, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम जो है ये आपका स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे 147 कह रहा है, 147 नंबर पर अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक और किसकी पुस्तक, किस लेखक की कौन सी पुस्तक है ये आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका लल्लन जी गोपाल की जो पुस्तक है वो है आपका द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हबीब एवं निजामी का बुक है अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। केसी लाल की जो बुक है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ द खलजीज। और दशरथ शर्मा की जो बुक है वो है आपका अर्ली चौहान डायनेस्टीज। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 2, 1, 4, 3 जो है वो आपका सही मिलान हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे 148 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। सेकंड है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता प्रदान की नहीं। तो यहाँ पे आपका विकल्प एक जो है सही हो जाएगा, केवल एक, यानी कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता नहीं दी थी। 149 कह रहा है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही काल क्रमानुसार के हिसाब से हो जाएगा आपका सबसे पहले फाहयान, उसके बाद से आएंगे आपके ह्वेनसांग, उसके बाद से आएंगे इत्सिंग और सबसे लास्ट में आएंगे आपके अलबरूनी। तो 4 3 1 2 जो 4 3 1 2 का जो क्रम है, यानी कि ऑप्शन में बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 150 150 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में कि अभिकथन ए कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। कारण दे रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। निम्नलिखित में से कूट का सही उत्तर देकर के आपको चुनना है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अर्थात ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश की जो आपकी यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है आपका 22 दिसंबर को, उसमें आपका ये जीएस का जो आपका पेपर 1 हुआ था, उसमें जो सभी 150 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 150 प्रश्नों का हम लोगों ने इस वीडियो में आंसर की देखा है। और ये जो आंसर की हमने बताया है आपको, ये ऑफिशियल आंसर की जो आयोग ने बताया है, वही आंसर की मैंने आपको इस वीडियो में बताया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, जो कि आपको आने वाले पेपर की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।